अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्लोसन इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसको हम सिट भी कहते हैं। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम आईक्यू की रेंज फाइंड करते हैं और ये एक इंटेलिजेंस टेस्ट है। ये एग्जैक्ट आईक्यू नहीं बताता और इसमें ओमिशन एंड एरर्स भी हो सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है वो रेंज बताता है। इसकी एज लिमिट जो है वो 0 साल से लेके 27 ईयर्स तक है। जब हमने इस टेस्ट को स्टार्ट करना होता है तो हम जो इंसान की एक्चुअल एज है उससे 2 साल पहले की उम्र से इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 10 साल की उम्र के बच्चे पर हमने टेस्ट अप्लाई करना है तो हम 8 साल की उम्र के बच्चे के क्वेश्चंस जो हैं उससे पूछना स्टार्ट कर देते हैं। तमाम सवालात जो हैं वो बच्चे की उम्र के मुताबिक और जो तमाम टास्क हैं वो उम्र के मुताबिक बनाए गए हैं। जो एक नॉर्मल उम्र का जो बच्चा होता है वो उन तमाम सवालात को पूरा कर लेता है। जैसे अगर 10 साल के क्वेश्चंस बनाए गए हैं और 10 साल का जो नॉर्मल आईक्यू वाला बच्चा है वो क्वेश्चंस आराम से पूरा कर लेगा। अगर बच्चा जो है वो अपनी एज के मुताबिक आंसर्स नहीं देगा या गलत देगा तो वो जो है उसका आईक्यू बिलो होगा। जब हम इस टेस्ट को फिल कर रहे होते हैं उस वक्त इनके कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके ए और बी 2 पार्ट्स होते हैं और हम अगर बच्चा ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर्स ठीक दे रहा है तो हम बच्चों को वहाँ पे मार्जिन देते हैं कि अगर बच्चे ने ए और बी 2 आंसर्स के अंदर से एक आंसर ठीक दिया है तो फिर हम बच्चे का जो क्वेश्चन है उसका आंसर ठीक ही कंसीडर करते हैं। और जब आप बच्चे का परफॉर्मा फिल कर रहे होते हैं उस वक्त आपने कोशिश करनी होती है कि बच्चे के सामने आपने टिक एंड क्रॉस का साइन इस्तेमाल नहीं करना, बस बल्कि उसके ऑल्टरनेट आप स्टार का साइन यूज़ कर सकते हैं, हैश का साइन यूज़ कर सकते हैं ताकि बच्चा डीमोटिवेट ना हो। मिसाल के तौर पर अगर आपने बच्चे ने ठीक आंसर दिया तो आप स्टार लगा लें और अगर उसने गलत आंसर दिया तो आप हैश लगा लें। बच्चे को अगर सवाल की समझ नहीं आ रही होती तो आपने जो है वो सवाल को दोबारा से रिपीट करना होता है ताकि बच्चे को समझ आ जाए। टेस्ट को फिल करवाते हुए आपने क्वेश्चंस भी बच्चे के मुताबिक बोलने हैं। जैसे कि अगर बच्चा उर्दू स्पीकिंग है तो आपने उर्दू में जो है वो टेस्ट फिल करवाना है और अगर बच्चा जो है वह इंग्लिश स्पीकिंग है तो आपने इंग्लिश में टेस्ट जो है उससे फिल करवाना है, यानी आपने इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछने हैं। जब आप बच्चे से क्वेश्चंस पूछ रहे हो तो अपनी स्पीड को भी मुनासिब रखना है, यानी कि आपने बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्वेश्चंस नहीं पूछने, ऐसे बच्चे को क्वेश्चंस की समझ नहीं आएगी। जब आप परफॉर्मा फिल करवा रहे होते हैं उसमें आपने सबसे पहले बच्चे के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको फिल करना होता है, यानी उसकी जो एज, नेम, उसका स्कूल, उसका ग्रेड, ये तमाम चीज़ें। अभी मैं आपको थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस दे देती हूँ, दैन फिर मैं आपको टेस्ट फिल करके दिखाऊँगी। टेस्ट के जो सवालात हैं उस मुकाम से शुरू होंगे जिस जगह पे बच्चा 10 कंसेक्यूटिव ट्रू आंसर्स देना शुरू कर देगा और टेस्ट का इख्तिताम उस जगह पे होगा जहां बच्चा कंसेक्यूटिव 10 रॉन्ग आंसर्स देगा। टेस्ट को हम जब स्कोरिंग करते हैं तो उसके अंदर हम बच्चे की बेसल एज, मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज को फाइंड करते हैं। अब हम स्कोरिंग का इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं और साथ में आपको ये मैं बता दूं कि मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो टेस्ट का लिंक शेयर कर दूंगी जहां से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम इसकी स्कोरिंग देख लेते हैं। ये एक परफॉर्मा है जो हम लोगों ने फिल करना होता है। जब जैसे जैसे हमने बच्चे से क्वेश्चंस पूछने होते हैं हम यहाँ पे जो है वो अगर बच्चा ठीक आंसर्स देगा तो हम प्लस लगाते हैं, अगर बच्चा गलत आंसर देता है तो हम माइनस का साइन लगाते हैं। हमारे पास जो बच्चा है उसकी हमने एज देख लेनी है। उसकी क्रोनोलॉजिकल एज जो होती है वो एज होती है जो उसकी जिस्मानी उम्र है। उसको निकालने के लिए हम उसकी जो है वो एक फार्मूला को यूज़ करते हैं। ये मैंने टेस्ट 2018 में फिल किया है तो डेट ऑफ टेस्ट लिखी हुई है, डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, उसके बाद क्रोनोलॉजिकल एज निकाली। अब हम उसका फार्मूला देख लेते हैं। जो करंट डेट होती है उसमें से हम लोगों ने डेट ऑफ बर्थ को माइनस करना होता है और हमेशा जो है वो साल पहले लिखते हैं, मंथ बाद में लिखते हैं और डे जो है वो बाद में लिखते हैं। तो 2018 में 12वें महीने की 8वीं तारीख को ये टेस्ट किया गया था और बच्चा जो है वो 2003 में 11वें मंथ की 7वीं तारीख को पैदा हुआ। तो हम लोगों ने 8 में से 7 माइनस किए तो 1 आ गया, 12 में से 11 माइनस किए तो 1 आ गया, 2018 में से 2003 माइनस किए तो 15 साल आ गया। सो बच्चे की जो क्रोनोलॉजिकल एज है या जिस्मानी उम्र है वो 15 साल 1 माह और 1 दिन है। बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज तो हमने निकाल लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है उसकी बेसल एज निकालना। सो हमने कहा कि बच्चा जहाँ पे कंसेक्यूटिव 10 ट्रू आंसर्स के बाद रॉन्ग आंसर देगा वो हमारी बेसल एज होगी। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमने बच्चे से क्वेश्चंस पूछे
और बच्चे ने यहाँ क्वेश्चंस 10 ठीक देने के बाद यहाँ पे रॉन्ग आंसर दिया। सो जहाँ पे उसने फर्स्ट टाइम रॉन्ग आंसर दिया, हमने उससे ऊपर वाले को बेसल एज के तौर पर नोट कर लिया है। अब इसको हमने मंथ्स के अंदर कन्वर्ट करना है। मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं। अब हम क्या करेंगे कि 12 को 4 दफ़ा जमा कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एज जो है वो 4 है। हमने किया तो 48 आंसर आया। उसके बाद हमने उसके अंदर प्लस कर देना है 8 को, तो हमारे पास आ जाएगा 56 आंसर। सो हमारे बच्चे की बेसल एज हो जाएगी वो 56 हो जाएगी। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है वो है क्रेडिट फाइंड करना। क्रेडिट फाइंड करने के लिए हम ये करते हैं कि बेसल एज आने के बाद जितने भी ट्रू आंसर्स होते हैं हम उनको लिख लेते हैं। जैसे कि इस कॉलम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ट्रू आंसर है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। इस कॉलम की अगर हम बात करते हैं तो हमने इसको टोटल जब हमने ट्रू काउंट किए तो ये हमारे पास टोटल जो है वो इन सारों को मिला के 25 ट्रू आंसर्स थे, तो वो हमने यहाँ मेंशन कर लिया। और इस कॉलम के अंदर हम पहुँचे ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे बच्चे ने 10 कंसेक्टिव रॉन्ग आंसर्स दिए थे। सो जहाँ बच्चा 10 कंसेक्टिव रॉन्ग आंसर्स दे देता है वहाँ हम टेस्ट स्टॉप कर देते हैं। अब हमने क्या करना है कि फर्स्ट कॉलम में 1 मल्टीप्लाई बाय 1 है, इसका आंसर हमारे पास 1 आ गया। एंड यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 25 है, तो इसका आंसर हमारे पास 50 आ गया। हमने इन दोनों को प्लस करके जो है आंसर निकाल लिया 51, और हमारा क्रेडिट जो है वो 51 हो जाएगा। हमने क्रेडिट को भी साइड पे लिख लेना है। अब हमने निकालनी है मेंटल एज। मेंटल एज निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है बेसल एज प्लस क्रेडिट। इसके लिए हम लोग जो है वो 56 के अंदर प्लस करेंगे 51 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 107। इसमें हमने सबसे पहले IQ को जो है वो मंथ्स में कन्वर्ट करना है। हमारा जो क्लाइंट था वो 15 साल का था, तो हमने 15 को 12 से ज़रब देते रहे, तो हमारे पास 180 जो है वो हमारे पास क्रोनोलॉजिकल एज आ जाएगी। स्टेप है IQ फाइंड करना। IQ फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100 है। हमारी यहाँ पे मेंटल एज जो है वो आई थी 107 एंड क्रोनोलॉजिकल एज आई है 180। तो हम क्या करेंगे 107 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 59.44। अब आ जाता है लास्ट स्टेप जिसके अंदर हम IQ की रेंज फाइंड करते हैं। रेंज फाइंड करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसके अंदर जो भी हमारा आंसर आया होता है उसके अंदर हमने +4 करना होता है और -4 करना होता है। सो +4 करने के बाद हमारी जो IQ रेंज आ जाती है वो 63.44 से लेके -4 करने के बाद 54.44 के दरमियान आ जाती है। सो अगर हम लोग देखें कि 55 से 70 तक अगर किसकी रेंज आ रही है तो वो हम माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डायग्नोज करते हैं। सो हमारे क्लाइंट की जो है वो 63 और 55 के दरमियान है, जो कि माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को इंडिकेट करती है। अब हम इसकी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना होता है जिसमें हम लोगों ने उसकी क्रोनोलॉजिकल एज लिखनी होती है जो कि हमने मंथ्स के अंदर लिखी है। फिर उसके बाद हमने उसकी बेसल एज लिखनी है, देन उसके बाद हमने उसकी मेंटल एज लिखनी है, उसके बाद हमने उसका IQ लिखना है, IQ की रेंज लिखनी है, एंड देन हमने उसको कैटेगरी लिखनी है कि वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है। इसके बाद हमने उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है। अब हम इसकी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना होता है जिसमें हम लोगों ने उसकी क्रोनोलॉजिकल एज लिखनी होती है जो कि हमने मंथ्स के अंदर लिखी है। फिर उसके बाद हमने उसकी बेसल एज लिखनी है, देन उसके बाद हमने उसकी मेंटल एज लिखनी है, उसके बाद हमने उसका IQ लिखना है, IQ की रेंज लिखनी है, एंड देन हमने उसको कैटेगरी लिखनी है कि वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है। इसके बाद हमने उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस लिखना होता है जिसमें हम लोग बताते हैं कि स्लोसन इंटेलिजेंस टेस्ट के मुताबिक क्लाइंट की जो मेंटल एज है वो कितनी है और उसका IQ लेवल कितना है, IQ रेंज कितनी है, इसके बाद उसके स्कोर्स किस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं। सो ये तमाम चीज़ें होती हैं जिनको हम लोगों ने मेंशन करना होता है।